दोस्तों, जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, वो है स्कैम। अब आना भी जरूरी है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। ये एक ऐसा स्कैम था जिसने इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। और अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो ये कोई 100-200 करोड़ का घोटाला नहीं था, बल्कि 90s का ये घोटाला पूरे 4000 करोड़ का था, जिसकी आज टोटल वैल्यूएशन होती है 24,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये घोटाला हुआ कैसे? तो शुरुआत करते हैं हर्षद मेहता से। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1994 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिताजी एक छोटे से बिजनेसमैन थे, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ज्यादा पैसे वाला नहीं था। हर्षद मेहता ने अपने स्कूल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से की और उसके बाद मुंबई आ गया और सन 1976 में मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद मेहता ने अगले 8 साल तक वेरियस जॉब किए, जिसमें वो कभी क्लर्क बना, कभी सेल्समैन। लेकिन ये सारी जॉब करते करते हर्षद मेहता को एक बात समझ में आ गई थी कि असली पैसा तो स्टॉक मार्केट में ही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंटर करना उस समय उतना आसान भी नहीं था। इसीलिए हर्षद मेहता ने उस समय जॉबर का काम किया। बेसिकली जो जॉबर होते हैं वो ब्रोकर्स को क्लाइंट देने का काम करते थे। बाद में हर्षद मेहता ने जॉबर के जॉब को छोड़कर बी अंबाला को ज्वाइन किया और कुछ समय तक जॉब करने के बाद वो ब्रोकर जेएल शाह और नंदलाल सेठ का ब्रोकर बन गया। धीरे धीरे ब्रोकर के सारे काम सीखने के बाद जब हर्षद मेहता को ये लगने लगा कि अब उसे अपना एक ब्रोकिंग फर्म खोलना चाहिए, तब उसने 1984 में अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और बीएससी का ब्रोकर बनके अपने ब्रोकिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब हर्षद मेहता के पास जॉबर का एक्सपीरियंस तो था ही, और इस एक्सपीरियंस के बेस पर उसने कई नए इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट भी किया। धीरे धीरे हर्षद मेहता का ब्रोकिंग फर्म चलने लगा और कंपनी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगी। लेकिन इस बिजनेस को करते करते हर्षद मेहता को एक बात पता चली कि जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे वैसे स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे लोग स्टॉक को बेचते हैं वैसे वैसे स्टॉक के प्राइस नीचे आते हैं। अब इस बात को समझने के बाद हर्षद मेहता के दिमाग में स्टॉक मैनिपुलेशन का आइडिया आया। लेकिन इतने बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक को मैनिपुलेट करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और ये बात हर्षद मेहता अच्छी तरह से जानता था। अब उस समय एक रेडी फॉरवर्ड नाम की डील हुआ करती थी, जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज इशू करती थी, और जो लोग इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करती थी, और सारे बैंक्स को इन सिक्योरिटीज में एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। लेकिन इसका फायदा ये था कि जब भी किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती थी तब वो अपनी इसी सिक्योरिटी को दूसरे बैंक के पास उधार रखकर लोन ले सकता था और बाद में लिए हुए पैसों को तय किए गए ब्याज दर के साथ लौटाकर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फिर से ले सकता था। इनफैक्ट रेडी फॉरवर्ड डील सभी बैंकों के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट थी। लेकिन इस रेडी फॉरवर्ड डील में कुछ लूप होल भी थे जिनकी मदद से इलीगल यानी अवैध पैसा बनाया जा सकता था, और इस बात की खबर हर्षद मेहता को थी। अब उस समय जब किसी बैंक को लोन चाहिए होता था तो वो डायरेक्ट किसी दूसरे बैंक के पास सिक्योरिटीज को बेचने नहीं जाती थी, बल्कि अपनी उस सिक्योरिटीज को ब्रोकर को देकर उससे बायर को ढूंढने के लिए कहती थी। अब इस चीज का फायदा हर्षद मेहता ने अपने फायदे के लिए किया। अब जब किसी बैंक को अपनी सिक्योरिटी को बेचना होता था तब वो अपनी सिक्योरिटी हर्षद मेहता को लाकर दे देती थी, और बायर को ढूंढने के बहाने से हर्षद मेहता उस बैंक से थोड़ा सा समय मांग लेता था। दूसरी तरफ जब कोई बायर बैंक सिक्योरिटी खरीदना चाहता था तब बैंक से पैसे लेकर हर्षद मेहता सिक्योरिटी ढूंढने के बहाने से
उससे भी थोड़ा समय मांग लिया करता था। इसी तरह हर्षद मेहता गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पैसे दोनों कुछ समय के लिए अपने पास ही रख लेता था। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जब कोई बैंक सिक्योरिटी खरीदती है तो उसे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने वाले बैंक के नाम पर ही चेक इशू करना होता था। लेकिन उस समय हर्षद मेहता काफी समय से ब्रोकर का काम कर रहा था और बैंकों का उस पर काफी अच्छा खासा विश्वास था। इसीलिए हर्षद मेहता ने बैंकों से उसके खुद के नाम पर चेक इशू करने के लिए कहा और इन पैसों का यूज वो स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए करता था। और कुछ समय बाद जब सिक्योरिटी बेचने वाली बैंक जब अपने पैसों की मांग करती थी तब वो किसी दूसरी बैंक से सिक्योरिटी खरीदने के बहाने से पैसे लेकर पहले बैंक को दे दिया करता था। इस तरह से वो एक बैंक से पैसे लेकर दूसरे बैंक को देता था और दूसरे से लेकर तीसरे बैंक को देता था। इस तरह से उसने एक हिडन चैन बनाकर रखी थी और जो पैसा उसे कुछ समय के लिए मिलता था उन पैसों से वो स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करता था। लेकिन आगे चलकर हर्षद मेहता को एक और लूप होल का पता चला। रेडी फॉरवर्ड डील के अंदर जब कोई बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती थी तब वो उसको एक्चुअल में नहीं बेचती थी, बल्कि सिक्योरिटी खरीदने वाली बैंक को सिक्योरिटी बेचने वाली बैंक एक रिसिप्ट देती थी जिसे बीआर यानी बैंक रिसिप्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। इस पर हर्षद मेहता ने इस चीज का फायदा उठाने का सोचा। उसने कुछ बैंकों की मदद से फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवाए और उन बैंक रिसिप्ट्स का यूज वो बैंकों की जगह खुद के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए करने लगा। अब जब जब हर्षद मेहता को पैसों की जरूरत होती थी तब तब वो उन फेक रिसिप्ट्स को दूसरे बैंकों को देकर शॉर्ट टर्म लोन ले लेता था और जब उसका काम पूरा हो जाता था तब वो उन पैसों को लौटाकर अपने फेक रिसिप्ट्स को वापस ले लेता था। इस तरह से हर्षद मेहता के पास स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए काफी पैसे रहते थे। बैंकिंग सिस्टम के इस लूप होल को यूज करके हर्षद मेहता ने 1000 करोड़ रुपए बैंकों से उठाए और उन पैसों से वो बीएसई के स्टॉक को धड़ाधड़ बाय करने लगा। देखते ही देखते मार्केट में नई तेजी आने लगी। लोग हर्षद मेहता को आंखें मूंद कर फॉलो करने लगे। धीरे धीरे हर्षद मेहता का नाम होने लगा। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट की दुनिया का बिग बुल कहने लगे। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था कि अप्रैल 1991 से अप्रैल 1992 को जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सेंसेक्स के अंदर 274 यानी 274% की तेजी देखी गई थी। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सेंसेक्स 1194 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले एक साल के अंदर हैवी स्टॉक मैनिपुलेशन के कारण सेंसेक्स 1194 पॉइंट से 4468 पॉइंट तक पहुंच गया था और जो कि अब तक का एक साल में हाईएस्ट इंडेक्स रिटर्न था। इसी बीच कुछ महीनों के अंदर ही हर्षद मेहता ने एसीसी के स्टॉक को 200 से लेकर 9000 तक पहुंचा दिया था। इस तरह से हर्षद मेहता बैंक से लिए हुए पैसों को तेजी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा, जिसके चलते मार्केट में तेजी आने लगी और इस तेजी को देखकर नए इन्वेस्टर भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाने लगी, लेकिन जब स्टॉक के प्राइसेस पीक पर पहुंच जाते थे तब हर्षद मेहता उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा बनाता था और बैंक को उनके पैसे लौटाकर अपनी फेक रिसिप्ट्स वापस ले लेता था। हर्षद मेहता ने उस समय स्टॉक मार्केट से इतने पैसे बना लिए थे कि लोग उन्हें स्टॉक मार्केट की दुनिया का अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। हर्षद मेहता ने उस समय मुंबई के वर्ली में 12,000 स्क्वायर फुट का एक सी फेस पेंट हाउस खरीदा था, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल भी था। हर्षद मेहता के पास टोयोटा लेक्सस के साथ साथ 15 और लग्जरी कार्स थी जो उस समय अमीरों के लिए भी अफोर्डेबल नहीं थी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में एक फेज ऐसा भी आने लगा जो तेजी के नहीं बल्कि मंदी के संकेत दे रहा था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस मंदी के संकेत को समझकर अपने स्टॉक बेचने लगे, लेकिन इसी बीच हर्षद मेहता बैंकों से और लोन लेकर स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ाने में लगा था। रिजल्ट ये हुआ कि तेजी
मंदी के कारण हर्षद मेहता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण वो बैंकों के पैसों को लौटाने में असफल रहा। तभी 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने अपने एक आर्टिकल के जरिए हर्षद मेहता के कारनामों को एक्सपोज किया। इस आर्टिकल के छपने के बाद बैंकों को इस बात का पता चला कि हर्षद मेहता ने जिस रिसिप्ट्स को देकर लोन उठाया है वो एक फेक रिसिप्ट्स है और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कारण बैंकिंग सिस्टम को 3 से 4 हजार करोड़ का लॉस हुआ था। और विजया बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम पर चेक इशू किया था, ये खबर सुनते ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। आगे चलकर 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया और उस पर 600 सिविल एक्शन सूट और 70 क्रिमिनल केसेस लगाए गए। सेबी ने हमेशा के लिए हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बैन कर दिया था। हर्षद को थाने जेल में रखा गया था और अचानक से एक रात हर्षद मेहता की छाती में दर्द होने लगा। उसके इलाज के लिए जेल अधिकारियों ने हर्षद मेहता को थाने के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन 31 दिसंबर 2001 की रात हर्षद मेहता की आखिरी रात थी। हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था उसका सिर्फ बैंकिंग सिस्टम या कुछ लोगों पर असर नहीं पड़ा था, बल्कि इस चीज से पूरी इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह से हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया था। तो दोस्तों, इस नॉर्मल से दिखने वाली वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।